नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, आज हो गया है 12 दिसंबर और आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। तो आपको इतने दिन में जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। दोस्तों आपको किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो वो आना चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी समय से तैयारी आपने किया है। तो इस वीडियो में वही हम जो है 1 से लेकर 75 प्रश्न पूरे दोस्तों लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। 75 में से अगर आप 60 से ऊपर प्रश्न सही करते हैं तो आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाइए, डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके वहाँ से आपको जो है आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? देखिए, आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी आसान प्रश्न भी भूल जाता है, इसलिए आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो देखिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी देश की प्राकृतिक संपदा का मुख्य स्रोत क्या होता है? जल, वन, भूमि या फिर खनिज? तो देखिए, सबसे जो संपदा का प्रमुख स्रोत होता है वो होता है भूमि। भूमि के ऊपर ही वन होता है, भूमि पर ही जल होता है, भूमि के अंदर ही खनिज होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि जो है प्राकृतिक संपदा का मुख्य स्रोत होता है। सी यहाँ पर सही ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। अब देखिए, इसका पूछा गया कि शुरुआत कहाँ से की, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर, छत्तीसगढ़ से। अब देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न 2018 का है, तो क्या एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आने की संभावना है, क्योंकि कौन सी योजना कब शुरू हुई है ये कभी से भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कई एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन शपथ ली थी पहली बार? 2014 में। तो ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार रहना होगा इन सभी प्रश्नों के लिए। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय कहते हैं किसे? तो देखिए, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों के घटाने एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को जोड़ने पर जो प्राप्त आय होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय आय के लिए जो है सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20%, 22, 17 या फिर 40? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो है 17% हिस्सा जो है कृषि से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा 17% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है हैदराबाद यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, ट्राइसेम क्या है? देखिए, आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जो है ट्राइसेम है। यह कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 1979 में शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1979 में शुरू किया था, और इसका उद्देश्य था कि 6 माह का जो है प्रशिक्षण दिया जाए स्वरोजगार हेतु। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत में मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? न्यून उत्पादन, रहन सहन का उच्च स्तर, आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, या फिर कृषि का पिछड़ापन? सही उत्तर हो जाएगा आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना जो है मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण है। सी करेक्ट हो जाएगा। नवां प्रश्न है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? देखिए, शून्य आधारित बजट वह होता है जिसमें हर बार नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। क्या होता है कि हर बार नए सिरे से बजट तैयार होना, मतलब शून्य आधारित बजट उसे कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति जो है शिक्षित हो जाता है लेकिन वह बेरोजगार रहता है। तो इसका कारण क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? लौह युगीन, ताम्र युगीन, नवपाषाण युगीन या फिर कांस्य युगीन? तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। क्या? कांस्य युगीन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो देखिए, जैन धर्म के हम यदि महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें तो हमारा स्यादवाद यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? स्यादवाद जो है यह जैन धर्म के सिद्धांत में से एक है। बाकी कोई भी जिसमें से जो है जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है।
अगला प्रश्न है 13वां। प्रियदर्शी अशोक को विश्व का महान शासक माना जाता है क्योंकि, कारण क्या है? पहला दिया है उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, उसने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया, इसका शासन नैतिक आदर्शों पर आधारित था, या फिर वह अहिंसा का पुजारी था। तो देखिए अहिंसा का पुजारी यहाँ पर हम नहीं कह सकते क्योंकि कलिंग युद्ध लड़ा था। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख कारण है वो हो जाएगा कि इसका जो शासन था वह नैतिक आदर्शों पर आधारित था। कलिंग युद्ध के बाद इसने जो है युद्ध से संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ये बात सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? जो चोल शासक थे उनकी आय का मुख्य साधन क्या था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंगी कर जो है चोल शासकों की आय का प्रमुख साधन था। बी यहाँ पर सही है। 15वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो जो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया था उसमें कर्म के 10 सिद्धांत जो है समाविष्ट थे। कितने? 10 सिद्धांत समाविष्ट थे। तो 15 नंबर का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की कला का विकास किसने किया? तो देखिए जो पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की कला का विकास है वो किया था राष्ट्रकूटों ने। देखिए एक उदाहरण के अगर तौर पर देखें तो जो एलोरा का जो मंदिर है, एलोरा का लिंगराज जो मंदिर है वो है एक चट्टानों को काटकर ही बनाया गया है। तो वो बहुत ही प्रसिद्ध जो है उदाहरण है। तो ये राष्ट्रकूटों द्वारा ही बनवाया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा। 17वां प्रश्न है, भारतीय कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारतीय कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यदि बात करें कि वर्तमान में कहाँ है, तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 18वां प्रश्न, दिल्ली स्थित मेहरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में? तो जो दिल्ली में मेहरौली अभिलेख है इससे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आपने डी चुना 18वें प्रश्न का तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न है, संगम काल के प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुहार को किस अन्य का नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है, जो कि संगम काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था, कावेरी पत्तनम। 20वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ? कारण क्या है? पहला दिया है समीप में लोहे की खानें मौजूद होने के कारण, कृषि एवं व्यापार में उन्नत होने के कारण, राजधानियां सुरक्षित होने के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष होने का कारण। 21वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए महमूद गजनवी का प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो था कि अपार धन को लूटना। क्या था? सिर्फ लूट करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपार धन प्राप्त करना। इसके बाद जब मोहम्मद गोरी आया तो मोहम्मद गोरी का जो मुख्य उद्देश्य बन गया वो भारत पर शासन करना बन गया। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और जो है उनका शासन जो है भारत में स्थापित हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कुल 5 वंशों ने शासन किया। पहला क्या था? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इन 5 ने जो है शासन भारत में किया था दिल्ली सल्तनत पर। 23वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया क्योंकि, कारण क्या था? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिशाली सैन्य संगठन के रखरखाव के व्यय में कटौती करना चाहता था जो है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली का 23वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विजयनगर में शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? तो विजयनगर वंश में शासन करने वालों का जो सही क्रम है वो हो जाएगा सबसे पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश और फिर अरविदु वंश। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप याद रखिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 25वां, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना गया है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना गया है रामानुजाचार्य को। किसे माना गया है? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, राजमाता कर्णावती कहाँ की शासिका थी? राजमाता कर्णावती कहाँ की शासिका थी? सही उत्तर हो जाएगा यह चित्तौड़ की शासिका थी। कहाँ की? चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 27वां प्रश्न है कि चौसा युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? चौसा का युद्ध जो कि
शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि शेर खां जो है सुल्तान बना और सूर साम्राज्य की नींव पड़ी। क्या हो जाएगा? शेर खां सुल्तान बना और सूर साम्राज्य की नींव पड़ी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां, जहांगीर किस कला से अत्यधिक प्रभावित था? तो देखिए, अकबर का जो काल था आपको पता होगा कि उसमें जो है साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। तो साहित्य का स्वर्ण काल जो है अकबर का कहलाता है। शाहजहां का जो काल था वह स्थापत्य के लिए स्वर्ण काल था, और जो जहांगीर था यह चित्रकला का बहुत अधिक प्रेमी था, इसलिए जहांगीर शासन को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो इस प्रश्न हमारा चित्रकला जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, मनसबदारों का वर्गीकरण का आधार क्या था? देखिए, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आगे सभी प्रश्न साफ दिखेंगे। मनसबदारों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो 29 नंबर का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सवार तथा जात के पारंपरिक संबंध के आधार पर जो है मनसबदारों का वर्गीकरण जो है किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई? तो किस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सालाबाई की संधि से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो है समाप्ति हो गई थी। तो देखिए, 31वां प्रश्न क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया 1921 में। कब दिया गया? 1921 में भौतिकी का नोबेल जो है इन्हें दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और सापेक्षता का सिद्धांत भी जो है इन्होंने ही दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, ये भी याद रखिए। 32वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष माना जाता है? तो देखिए, 1967-68 में जो भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था, और इसके जनक कौन थे? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, MS स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में जो है नॉर्मन ई बोरलॉग, क्या नाम है? नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है पूरे विश्व में। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। 33वां प्रश्न है, प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो हो जाएगा परमाणु संख्या। ये मोजले की जो है आवर्त सारणी की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा परमाणु संख्या सही हो जाएगा। 35वां है, पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान यानी कि जो ग्रेविटेशनल मान होता है अचर नहीं रहता, क्योंकि कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण यह है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है, इसलिए जो है पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर जो है जी का मान समान नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, यदि 320 जूल ऊर्जा कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो देखिए, शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। बहुत ही आसान सा सूत्र है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो कार्य कितना है? 320 जूल का। समय कितना है? 5 सेकेंड का। तो 5 6 30, 5 चौक के 20, 64 जूल पर सेकेंड जो है शक्ति उसकी हो कितनी? 64 जूल पर सेकेंड। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, कार्य बटे समय लगाएंगे सीधे आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 37वां, पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? पेट्रोल में जो है आइसो ऑक्टेन का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा अपस्फोटन रोधी के रूप में। किस रूप में किया जाता है? अपस्फोटन रोधी के रूप में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक धातु, अधातु, उपधातु, हैलोजन या फिर अक्रिय गैस? तो देखिए, प्रत्येक आवर्त सारणी का जो अंतिम सदस्य होता है वह एक अक्रिय धातु गैस होता है। अक्रिय में क्या क्या आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ये सभी जो है अक्रिय गैस में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, जीवन का आधारभूत पदार्थ यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है क्या? तो जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है जीव द्रव्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, नर मानव में लिंग क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मानव में जो है क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़े। कितना? 23 जोड़े का मतलब होता है 46। पहले तो आप याद रखिए, 23 जोड़े का मतलब 46 होता है, जिसमें से 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं और 44 जो है फ्रॉयड गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र में हमारा 2 हो जाएगा, 44 जो है फ्रॉयड गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है,
यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 9 गुनी हो जाएगी। कितनी? 9 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 42वां। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है किसमें? तो देखिए जो विबग्योर होता है, आप याद रखिए, ये जो है प्रिज्म पर प्रकाश के अपवर्तन से निकलते हैं 7 रंग। तो देखिए जो रेड का है सबसे अधिक जो है दर होगा प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग का। तो किसका? रेड का सबसे अधिक होगा। वॉयलेंट यानी कि बैगनी का सबसे कम होगा। ये दोनों याद रखिएगा। रेड के बाद ऑरेंज का होगा, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। तो ये क्रम याद रहेगा तो आप प्रश्न का उत्तर सही से दे पाएंगे। 43वां प्रश्न है एफ्लाटॉक्सिन विष जो है किससे उत्पन्न होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन जो विष होता है वह एस्परजिलस से उत्पन्न होता है। किससे? एस्परजिलस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो किसी भी सूक्ष्मतम तत्व का जो कण होता है वो कहलाता है परमाणु। क्या? परमाणु। सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट क्या है? संश्लेषित रेशा, रबर, कांच या फिर प्लास्टिक? तो बेकेलाइट जो होता है यह प्लास्टिक होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्नों को आप जरूर करते हुए चलिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी जो है वीडियो पहुंच पाए। 46वां प्रश्न है एल्कोहल श्रेणी के यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह जो है फंक्शनल ग्रुप जो है पाया जाता है? तो देखिए एल्कोहल में जो है OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। क्या? OH। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आसानी से बी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है किसी तत्व का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में कितना होता है? तो देखिए किसी तत्व का आयतन जो है परमाणु के आयतन की तुलना में जो है नगण्य होता है। क्या? नगण्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पर? आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य या फिर आवृत्ति व आयाम दोनों पर? तो देखिए जो प्रकाश का रंग निर्भर करता है वो तरंगदैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ पर जो है निर्भर करता है। किस पर? वेव लेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है बिना निषेचन से बना फल क्या कहलाता है? बिना निषेचन से बना फल क्या कहलाता है? उसे कहते हैं पार्थेनोकॉपी। क्या? पार्थेनोकॉपी कहते हैं। अब ऐसे फल कौन कौन से? तो केला और सेब जो है बिना निषेचन से बने फल के उदाहरण में आ जाएंगे, सेब और केला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 50 नंबर खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत उपभोक्ता की जैव मात्रा में बदलता है? तो खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 10% जो है वह जैव मात्रा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी जो है सही हो जाएगा। 51वां प्रश्न है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों? देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, इसलिए जो है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर 1857 के विद्रोह का सबसे दुर्बल पहलू क्या था? तो देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसमें जो सबसे दुर्बल पहलू था वो था कि भारतीयों के मध्य उस समय एकता का अभाव था। क्या था? भारतीयों के मध्य एकता का अभाव था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है खोन्स डोरा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन किस प्रांत की प्रमुख घटना है? तो देखिए जो खोन्स डोरा विद्रोह था यह जनजातीय विद्रोह जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की यह प्रमुख घटना थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है सूरत जिला अंतर्गत बारदोली तालुके के किसानों ने बारदोली सत्याग्रह क्यों आरंभ किया था? देखिए बारदोली सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% वृद्धि की घोषणा की थी, इसलिए जो है बारदोली सत्याग्रह किया गया। ये कब हुआ था? 1928 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 55 नंबर प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ हुआ था जमींदारों को। किसे? जमींदारों को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है रामोसी क्या है? रामोसी क्या है? देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार जो है अधीनता का प्रतिकार कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यह पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। बी ऑप्शन सही है। 57 नंबर प्रश्न है माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है
उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की थी? उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई में जो है की थी। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर। 1829 में पारित सती प्रथा कानून के किस नियम में यह कहा गया कि विधवाओं को जीवित जलाना अपराध है? तो देखिए जो 1829 में सती प्रथा कानून बनाया गया, इसके 17वें नियम में बताया गया कि विधवाओं को जीवित जलाना अपराध है और सती प्रथा पर जो है रोक लगा दिया गया। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी समय इसमें जो है राजा राम मोहन राय का भी जो है विशेष योगदान रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसका आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं और ए.ओ. ह्यूम जो थे कांग्रेस के पहले महासचिव थे। इनका नाम आप याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले महासचिव, और यह कांग्रेस के संस्थापक जो है माने जाते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा, यह कथन किसका है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि यह जो कथन था ये किसका था। तो 61 नंबर प्रश्न आपके लिए जो है करंट क्वेश्चन जो है कमेंट में आपको बताना है। 62 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है क्या? तो देखिए जो प्रारंभिक उदारवादी थे इनका समय जो माना जाता है 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है। कब माना जाता है? 1885 से लेकर 1905 तक। उसके बाद जो है ये हमारा जो है उदारवादी का जो है समय पूरा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कथन दिया है कारण दिया है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने। पहले कथन क्या दिया है देखिए, सरकार द्वारा 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था, ये कथन दिया हुआ है। कारण दिया है कि मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ, बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, जुलाई 2018 में चर्चित हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो देखिए हिमा दास का नाम आप सभी ने सुना होगा। हिमा दास का जो संबंध है वो है एथलेटिक्स यानी कि दौड़ से, यह एक धावक है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65, निम्नलिखित में से किसे मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल स्किल का खेल माना गया है? तो मानसिक योग्यता का जो खेल है वो शतरंज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है शतरंज सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, जूडो में सोनो माना शब्द का प्रयोग रेफरी किस लिए करता है? तो इसका जो प्रयोग होता है कि खिलाड़ियों को रोकने के लिए करता है जूडो में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, बैडमिंटन के खेल में हार जीत का फैसला निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? रनों की संख्या? बिल्कुल नहीं, रन क्रिकेट में होता है। गोल जो है हॉकी और फुटबॉल में होता है। यहाँ पर सही हो जाएगा, अंकों के स्कोर के आधार पर जो है हार जीत का फैसला किया जाता है। अगला है, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं। और आइस हॉकी जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप याद रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो यह हुआ था वर्गीय मताधिकार से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो देखिए जो हमारा संविधान बना था इसका जो प्रमुख स्रोत था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत सारे जो आर्टिकल है सीधे सीधे यहाँ से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 71 नंबर प्रश्न में कुछ त्रुटि है, गलती है, इसलिए हमने इसको हटा दिया है। 72वां प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहा गया है? तो देखिए जो लोक लेखा समिति है इसकी जुड़वा बहन माना जाता है प्राक्कलन समिति को। किसे? प्राक्कलन समिति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, पंचायत सेवक यानी कि ग्राम सेवक की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो ग्राम सेवक या फिर पंचायत सेवक के जो नियुक्ति का अधिकार है वो राज्य सरकार को होता है। किसे? राज्य सरकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, एग्जिट पोल एक नई विधा है जिसमें क्या किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, मतदान करके बाहर आए मतदाताओं के जवाब के आधार पर चुनाव परिणामों की जो है भविष्यवाणी की जाती है एग्जिट पोल के आधार पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, 75 नंबर प्रश्न। 75वां प्रश्न हमारा है कि निर्वाचन आयोग एक क्या है? परामर्शदात्री संस्था, संवैधानिक, प्रशासनिक या फिर अंतर्राज्यीय? तो देखिए जो निर्वाचन आयोग है ये हमारा हो जाएगा एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का जो है वर्णन किया गया। तो ये हमारा ये है एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए हमने यहाँ पर लगभग 74 प्रश्न का डिस्कशन किया है
अगर आपने इसमें से 60 से अधिक प्रश्न किए हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। अगर उससे भी कम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगातार जो है पढ़ना है। देखिए अंतिम के 10-15 दिनों में सिर्फ अगर आप कम से कम पढ़ें और सिर्फ लुसेंट की बुक को फॉलो करेंगे तो भी जो है आपका जीके में काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो कितने सही किए आपने प्रश्न जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो आया है तो शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।